नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास और वहां पर किए गए आंदोलन के बारे में पढ़ा था। जो भी व्यूअर्स उस पहले क्लास को न पढ़े हों वो प्लेलिस्ट में जाके महात्मा गांधी का पार्ट 1 का वीडियो देख लें, जिसमें महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन परिचय और उनका दक्षिण अफ्रीका में किया गया आंदोलन का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। और आज की क्लास में पार्ट 2 की क्लास में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जैसे भारत आते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से मूवमेंट प्रारंभ किए गए और कौन सी गतिविधियां शुरू की गई। तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत की जमीन पर वापस कदम रखते हैं। वो लगभग 21 साल दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करने के बाद भारत वापस आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो उनका सामना एक ऐसी शख्सियत से होता है जिसका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है, जो उनके राजनीतिक गुरु भी थे। उन्हीं के सलाह के अनुसार वो लगभग 1 साल तक भारत में शांत होकर नज़दीकी दृष्टि से सारी गतिविधियों का अवलोकन करते हैं। उसके बाद अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हैं और इस राजनीतिक करियर के क्रम में पहला सत्याग्रह ये चंपारण आंदोलन के रूप में करते हैं। वो चंपारण आंदोलन जो बिहार में है। और दोस्तों चंपारण आंदोलन की कहानी ऐसी है कि बिहार में ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों के शोषण के लिए उनके साथ एक समझौता किया था और समझौते के तहत उनको उनकी ज़मीन के भूभाग के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। लेकिन यूरोप में नील का आविष्कार हो जाने के कारण नील की खेती करना फायदे का सौदा नहीं था, उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा था। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी से एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल जो है आग्रह करते हैं कि महोदय आप बिहार आइए और वहाँ पर किसानों की दुर्दशा देखिए। तो महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं और किसानों के साथ खड़े होते हैं और इस शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन का आगाज करते हैं। तो चंपारण आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्सियत भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण आंदोलन में ही महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी आप बहुत महान व्यक्ति हैं। इसी तरह से टैगोर भी महात्मा गांधी भी टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देते हैं। तो इस तरह से चंपारण मूवमेंट में ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी। किससे मिली थी? टैगोर से। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी। किससे मिली थी? गांधी जी से। तो इस तरह से पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन हुआ जो किसान सत्याग्रह था और यह बिहार में हुआ था। इसके बाद गांधी जी का दूसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था जो 1918 में हुआ था। और दोस्तों यह अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हुए आंदोलन थे और दोनों मिल मजदूर आंदोलन थे, दोनों श्रमिक आंदोलन थे, जबकि चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन था। तो पूछा जाता है किसान सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण मजदूर सत्याग्रह कौन सा है? तो अहमदाबाद और खेड़ा। तो इस तरह से दोस्तों क्रम भी पूछ लेता है कि क्रम से बताइए कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो एक पासवर्ड मैं बताता हूँ, ये याद कर लिए, पूरे जीवन भर आप नहीं भूलेंगे कि आंदोलन का क्या पासवर्ड है। तो गांधीवादी आंदोलन में चंपारण पहला, अहमदाबाद दूसरा, खेड़ा KHE खेड़ा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ये पासवर्ड आप याद रखिए। चंपारण पहला गांधी आंदोलन, अहमदाबाद दूसरा और खेड़ा तीसरा। तो इस तरह से दोस्तों 1 2 3 आप याद रखिए, कभी कभी मिलाने के लिए क्रम सजाने के लिए दे देता है। इसके बाद दोस्तों 1919 में रोलैक्ट एक्ट भारत में आता है जो बिना वकील
बिना दलील बिना अपील का कानून माना गया। कौन सा? रोलेक्ट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून माना गया। इसमें कहा गया कि बिना किसी सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला एक्ट रोलेक्ट एक्ट था। इसमें प्रावधान था बिना किसी साक्ष्य सबूत को किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र के आधार पे अरेस्ट किया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में दोस्तों पूरे भारत में भयानक असंतोष व्याप्त हुआ था और इसी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर नामक स्थल पे जलियांवाला बाग में जो है एक शांतिप्रिय अनशन हुआ था। उसी में जो एक कांड हुआ था जिसे जलियांवाला कांड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया गया वो असहयोग आंदोलन था, जो 1920 में प्रारंभ हुआ था और यह असहयोग आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पे हुआ आंदोलन था और इस असहयोग आंदोलन के सफलता ने भारत को बहुत बुलंदी पे पहुंचाया था। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई थी चौरी चौरा कांड, जो 5 फरवरी 1922 को घटी थी। इसी चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो दोस्तों इस चौरी चौरा कांड के बाद जो आंदोलन वापस लिया गया, इससे नेताओं में असंतोष व्याप्त हुआ। कई नेताओं ने गांधी की इस नीति की आलोचना किया और कहा कि जब आंदोलन बहुत सफल हो रहा था तो वापस लेने की क्या ज़रूरत थी। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने खुलकर कटाक्ष किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब आंदोलन चरम पर था तब आंदोलन को वापस लेना एक बड़ा दुर्भाग्य था। इसी तरह से मोतीलाल नेहरू ने कहा कि असहयोग आंदोलन की वापसी एक गलत फैसला था गांधी जी का। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर के किसी व्यक्ति ने कोई गलती की हो तो उसका दंड कन्याकुमारी के किसी व्यक्ति को क्यों मिले। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के विपक्ष में विरोध में बहुत सारी बातें कही गई। तो दोस्तों इसके बाद गांधी जी अलग थलग पड़ जाते हैं। बाद में 1924 में गांधी जी बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली और एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, वो कब किया था? 1924 में। कहाँ किया था? बेलगांव में। और बेलगांव कहाँ है दोस्तों? बेलगांव कर्नाटक में है। तो इस तरह से गांधी जी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर लेते हैं। फिर गांधी जी का जो अगला कदम होता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नाफर मनी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ गतिविधियां भी थी, जैसे दांडी मार्च निकाला गया था जिसका उद्देश्य था कि नमक कानून को तोड़ना। नमक एक ऐसा पदार्थ था दोस्तों जो गांधी जी ने जिसके माध्यम से जन जन को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर भी करता है गरीब भी करता है। और नमक कानून को उन्होंने हथियार बनाया और दांडी मार्च प्रारंभ किया गुजरात के एक स्थल से, और उसमें 78 अनुयायियों को साथ लेकर 12 मार्च को दांडी यात्रा पर निकल गए। और ऐसा माना जाता है कि 5-6 अप्रैल को गुजरात के तट पे पहुंच के गांधी जी नमक को मुट्ठी में उठाकर नमक कानून को तोड़ने का कार्य किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लाल कुर्ती आंदोलन भी चला था और इस आंदोलन की शुरुआत
अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। लाल कुर्ती आंदोलन जो पश्चिमोत्तर प्रांत में पेशावर और पंजाब प्रांत में चला था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, उसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो पूछा जाता है लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में हुई थी। किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर होता है। जब चरम पे पहुंचता है तो अंग्रेज़ों को घबराहट होती है। तो अंग्रेज अब गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप आंदोलन को रोक दीजिए। तो गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है 5 मार्च 1931, और इस आंदोलन में, इस समझौते में यह फैसला होता है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकेंगे और एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगा। दोस्तों ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। इसी गांधी इरविन समझौते के तहत हुआ था, और इस गोलमेज समझौते के माध्यम से गांधी जी लंदन पहुंचे थे। और पूछा जाता है कि गांधी जी लंदन किस वाहन से पहुंचे थे? तो दोस्तों पानी की जहाज थी SS राजपूताना में बैठ के गांधी जी लंदन गए थे, और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी ने मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, लेकिन दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था। और इस सम्मेलन के दौरान दोस्तों गांधी जी ने लंदन में इंडिया हाउस में प्रवास किया था, और गोलमेज सम्मेलन के समय महिला प्रतिनिधित्व का कार्य संभाला था एनी बेसेंट ने। महिला प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट ने किया था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है जो बिना किसी भेदभाव के हुआ सम्मेलन था, क्योंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। इसमें समानता के आधार पे पहली बार अंग्रेजों और भारतीयों का सम्मेलन हुआ। गोलमेज में जो टेबल था वो एकदम राउंड टेबल था। इसमें ये पता नहीं चल रहा था कि कौन विशेष व्यक्ति है, तो सभी लोग एक समान थे। समानता के आधार पे हुआ पहला सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों। तो इस आधार पे, इस बेस पे यह महत्वपूर्ण था। लेकिन गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से विफल रहा, बिल्कुल फेल रहा। इसमें कोई समझौता नहीं हो पाया, किसी बिंदु पे गांधी और अंग्रेज नहीं पहुंच पाए। इसलिए गांधी जी वापस लौटते हैं भारत। और गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे, मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इस तरह से गोलमेज सम्मेलन जब समाप्त होता है, गांधी जी वापस आते हैं, और वापस आते हैं तो एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसी कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पास किया जाता है। तो कराची अधिवेशन का महत्व इसलिए है कि गांधी जी कराची अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं, लेकिन यहाँ पर युवाओं का और नौजवानों का जोरदार विरोध गांधी जी के सामने होता है। गांधी जी का विरोध करते हैं, गांधी जी को गद्दार और देशद्रोही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जरा याद करिए कि 23 मार्च 1931 को भारत के वीर सपूतों को फांसी की सजा मिलती है। वो कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हो जाती है लाहौर कांड के आरोप में। तो दोस्तों जैसे ही फांसी की सजा होती है, नौजवानों में जबरदस्त आक्रोश जागृत होता है। वो कहते हैं कि गांधी इरविन से समझौता कर रहे थे,
किस मामले को लेके, स्वराज के लेके, हर मुद्दे पे गांधी गवर्नर जनरल से बात कर रहे थे, लेकिन हमारे इन नायकों को लेके गांधी ने कुछ नहीं किया। इसलिए गांधी गद्दार हैं, गांधी देशद्रोही हैं। तो गांधी पर बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा तोहमत लगता है कि गांधी अपने क्रांतिकारी सबूतों को, वीरों को आज़ाद कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। उन्हें मौत के मुंह में जाने देने का कार्य किया। जब गांधी इरविन से समझौता कर सकते थे तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को लेके इन्होंने कोई बात नहीं किया, मौन धारण कर लिया। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेके युवाओं ने कराची अधिवेशन में विरोध किया, काला झंडा दिखाया और गांधी को गद्दार और देशद्रोही कहा। लेकिन गांधी ने अपने बचाव में कहा कि आप गांधी का विरोध कर सकते हैं, गांधी का विरोध कर सकते हैं, गांधी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक दिन तो गांधी मर जाएगा, लेकिन गांधीवाद के रूप में वह सदैव जिंदा रहेगा। यह पूछा गया सवाल है कि यह किसने कहा कि एक दिन गांधी मर जाएगा किंतु गांधीवाद के रूप में सदैव जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, यह गांधी का स्टेटमेंट है, गांधी का कथन है। इसके बाद दोस्तों 1934 में कांग्रेस से गांधी जी त्याग पत्र दे देते हैं, नाराज होकर त्याग पत्र देते हैं। पूछा गया है गांधी जी पहली बार त्याग पत्र कब देते हैं? 1934 में। बाद में गांधी जी की वापसी होती है। गांधी जी आंदोलनों में 1940 में किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे कमजोर, सबसे असफल आंदोलन माना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं, नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो इस तरह से 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ गांधी का, जो बहुत विफल, सबसे कमजोर आंदोलनों में एक था। तो दोस्तों, यहाँ तक गांधी के हमने कुछ आंदोलन, गतिविधियाँ और राजनीतिक विचार को समझा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।